अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इकरा सईद। चैप्टर 10 हमारा स्टार्ट है थिंकिंग का। लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ थिंकिंग। फर्स्ट वन इज़ रियलिस्टिक थिंकिंग एंड सेकंड वन इज़ अनरियलिस्टिक थिंकिंग। ठीक है, अब रियलिस्टिक से आपको पता चल जाएगा कि रियलिस्टिक जो थिंकिंग होगी ना, उसमें हम रियलिटी बेस हमारी थॉट्स जो हैं उन पे बात करेंगे, जबकि अनरियलिस्टिक थिंकिंग जो है उसमें रियलिटी इन्वॉल्व नहीं होगी। फर्स्ट पे स्टार्ट करते हैं अनरियलिस्टिक थिंकिंग या फिर रीजनिंग। फैंटेसी, ड्रीम्स एंड विशफुल थिंकिंग आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ ऑटिस्टिक थिंकिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अनरियलिस्टिक थिंकिंग को हम ऑटिस्टिक थिंकिंग भी कहते हैं, जिसमें हमारी फैंटेसी आ जाएगी। ठीक है, जो हम सोचते हैं, हमारे ड्रीम्स जो हमें आते हैं, और विशफुल थिंकिंग जितनी भी होगी हमारी, वो हमारी ऑटिस्टिक थिंकिंग में आएगी। ठीक है, मतलब कि हम सिर्फ चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। इट इज़ एन एंड इन itself and not a means to an end. These do not stand up in the light of everyday reality. There are two kinds of autistic thinking, dreaming and daydreaming. किसी एंड का ये कोई मीन्स, सोर्स या ज़रिया नहीं होती, और एवरीडे रियलिटी इसमें हमारी इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, क्योंकि अनरियलिस्टिक है ना, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अनरियलिस्टिक थिंकिंग जो होगी उसमें रियलिटी इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है, फर्स्ट पे हम ड्रीमिंग की बात करते हैं। ड्रीमिंग क्या है? ड्रीमिंग इज़ एन एबनॉर्मल फिनोमिना ऑफ माइंड दैट डजंट अकर इन आवर नॉर्मल वेकिंग लाइफ। ठीक है, जब हम जाग रहे होते हैं तब वो नहीं हो रही होती, बल्कि एक फिनोमिना ऑफ माइंड होता है, जो जब हम सो रहे होते हैं, उस टाइम पे हमारे माइंड्स में ये थॉट्स चल रही होती हैं। फ्रॉइड सेज दैट ड्रीम्स आर द रॉयल रोड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द अनकॉन्शियसनेस। अब सिगमंड फ्रॉइड जो था, उसने क्या कहा कि ड्रीम्स जो हैं वो रॉयल रोड हैं हमारी अनकॉन्शियस की इंटरप्रिटेशन में, यानी जो हमारी चीज़ें अनकॉन्शियस में चल रही होती हैं, जिनके बारे में हम अवेयर नहीं होते, वो हम ड्रीम्स के सूरत में प्रेजेंट करते हैं, या ड्रीम्स के थ्रू हम उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं। ड्रीम्स आर इनकोहेरेंट, दे एडमिट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड मच नॉनसेंस ऑफ विच वी कैन नॉट मेक हेड और टेल। ठीक है, ड्रीम्स जो हैं वो इनकोहेरेंट होते हैं, मीन्स अनक्लियर होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं, या इरेशनल हम कह सकते हैं, इलॉजिकल कह सकते हैं, डिसऑर्डर्ड भी कह सकते हैं। मतलब इतने कंफ्यूज होते हैं कि इंडिविजुअल को समझ नहीं आती कि ये इसके अनकॉन्शियस से रिलेटेड है या उसके अनकॉन्शियस में थॉट्स चल रही हैं। ठीक है, तो जब इसके प्रैक्टिकल इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, जब हम इसमें साइकोथेरेपी वगैरह कर रहे होते हैं, या हम पेशेंट से ड्रीम्स के बारे में पूछते हैं, तो फिर ड्रीम्स को इंटरप्रेट करते हुए हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि पेशेंट के अनकॉन्शियस में क्या चीज़ें चल रही हैं जो उसकी प्रेजेंट लाइफ को डिस्टर्ब कर रही हैं। ठीक है, जब साइकोथेरेपीज़ हम पढ़ेंगे ना, फिर आपको आहिस्ता-आहिस्ता इन चीज़ों की, अगर आप स्टार्ट से लेक्चर ले रहे हैं, तो फिर आपको पता चलता जाएगा कि साइकोलॉजी को प्रैक्टिकली हम कैसे पेशेंट पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, और एंड पे उसने क्या बोला कि एंड मच नॉनसेंस ऑफ विच वी कैन नॉट मेक हेड और टेल। ठीक है, जिस तरह हम ऐसे बोलते हैं ना, यार ये क्या है, ना इसका सर है ना पाँव है, तो ड्रीम्स भी कुछ इसी तरह की फॉर्म में होते हैं, अनक्लियर होते हैं, इनकोहेरेंट होते हैं, और डिसऑर्डर्ड होते हैं। फिर हम या साइकोथेरेपिस्ट जो है उसको एक ऑर्डर में लेकर आता है आपकी साइकोथेरेपी के ज़रिए। वी हैव नो क्रिटिकल एबिलिटी वाइल वी आर ड्रीमिंग। We have no means of testing the correctness of what happens in dreams. कि क्रिटिकल एबिलिटी हमारे पास नहीं होती जब हम ड्रीम कर रहे होते हैं, और ना ही हम ये करेक्टनेस चेक कर सकते हैं कि जो ड्रीम्स में हो रहा है वो क्या हो रहा है। ठीक है, मतलब ये कह लें कि हम ड्रीम्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, और चीज़ें एज़ इट इज़ हमारे माइंड में चल रही होती हैं या हमारे ड्रीम्स में आ रही होती हैं। ड्रीम शोज़ एन एक्सेलरेटेड फ्लो ऑफ आइडियाज़, अ स्विफ्ट पोर्ट्रेयल ऑफ सीन्स। ठीक है, क्विक फ्लोज ऑफ आइडियाज़, रैपिड फ्लोज ऑफ आइडियाज़ हमारे माइंड में चल रहा होता है। A most noteworthy characteristics is that dreams are wish fulfillment. अब विश फुलफिलमेंट का क्या मतलब हुआ कि सेटिस्फेक्शन ऑफ अ डिज़ायर थ्रू एन इनवॉलंटरी थॉट। जो डिज़ायर है
उसकी सैटिस्फैक्शन होना, उसका पूरा होना हमारे ड्रीम्स की सूरत में या फिर फैंटेसी की सूरत में, ठीक है? और ये एक इनडायरेक्ट प्रोसेस होता है। समटाइम्स हमारी कोई विश होती है या हम कुछ बनना चाह रहे होते हैं, तो उससे रिलेटेड हमें ड्रीम आता है और हमें ऐसा फ़ील होता है कि जैसे मेरी वो विश पूरी हो गई हो, और फिर एज़ अ रिज़ल्ट हम रियलिटी बेस्ड पर्सन हैं, तो हम उस विश के लिए और ज़्यादा स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं और हमें यकीन होता है कि हमारी ये विश एक ना एक दिन ज़रूर पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी डिज़ायर सैटिस्फाई होती है हमारे ड्रीम्स में, और ये एक इनडायरेक्ट प्रोसेस होगा। दे अफोर्ड ग्रेटिफिकेशन टू आवर विशेज़ दैट आर नॉट सैटिस्फाइड, ठीक है? सेम मीनिंग क्या हुआ कि वो विशेज़ जिनको हम सैटिस्फाई नहीं कर सकते, वो ड्रीम्स की सूरत में हमें सैटिस्फाई करते हैं। ड्रीम्स आर सिंबॉलिक इन नेचर, ठीक है? सिंबल्स हमें शो होते हैं एंड डिस्गाइज़ और डिस्टॉर्ट आवर डिज़ायर्स। मतलब क्या हुआ इस बात का कि जो हमारी डिज़ायर्स हैं ना, उनको सिंबल फॉर्म में शो करती हैं, उनको हाइड करती हैं, अल्टर करती हैं, कवर अप करती हैं। अगेन जब हम थ्योरीज़ में पढ़ेंगे ना, तो फिर हम देखेंगे कि किस तरह ड्रीम्स में जो सिंबल हमें शो होती हैं, वो हमें उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। Many psychologists reject Freud's view that dreams typically represent unconscious wishes. Instead, the direct, overt action of a dream is considered the focal point in understanding its meaning. ठीक है, फ्रॉइड ने क्या कहा था, ड्रीम्स जो हैं वो रॉयल रोड है अनकॉन्शियस विशेस की तरफ, ठीक है? अब दूसरे साइकोलॉजिस्ट या मैनी साइकोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने फ्रॉइड के इस व्यू को रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि ये एक डायरेक्ट हमें डायरेक्शन बताता है, मेन पॉइंट बताता है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ अटेंशन बताता है, कौन? हमारे ड्रीम्स हमें बताते हैं, ठीक है? जबकि फ्रॉइड ने क्या कहा था कि अनकॉन्शियस रॉयल रोड हैं, और दूसरे साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि ये हमें डायरेक्टली डायरेक्शन बताते हैं, विज़िबल करते हैं हमारे ड्रीम्स के थ्रू हमारी ये थॉट्स को, और सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं। अब डे ड्रीमिंग की बात करते हैं। डे ड्रीमिंग इज़ एन अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड कॉन्शियसनेस दैट अकर्स विदाउट एफर्ट एंड इन्वॉल्व्स अ बिलीफ एस्केप फ्रॉम रियलिटी इनटू फैंटेसी, ठीक है? एफर्ट किए बगैर हम रियलिटी से फैंटेसी की तरफ एस्केप करते हैं, मूव ऑन करते हैं। इट कैन अकर एनीवेयर एंड एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे और कहीं पे भी हो सकती है, व्हाइल लिसनिंग रेडियो और वॉचिंग टेलीविजन और जस्ट रिलैक्सिंग, ठीक है? कोई भी काम कर रही हो तो आप नोट करें कि हमारे काम से अटेंशन या हमारा फोकस हट के एकदम से हम डे ड्रीमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, यार ऐसा हो जाए, ऐसा हो तो वैसा हो, और फलां 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 फलां, ठीक है? तो कहने का मकसद क्या है, इट अकर्स व्हेन वी आर बोर्ड, ठीक है? अक्सर हम बोर हो रहे होते हैं तो भी हम फैंटेसी में चले जाते हैं। द सोर्स ऑफ डे ड्रीम इज़ द फैंटेसीज़ दैट पीपल कंस्ट्रक्ट व्हाइल अवेक। और डे ड्रीमिंग क्या होता है कि वो फैंटेसीज़ होती हैं जो लोग जागते हुए कंस्ट्रक्ट करते हैं। डे ड्रीमिंग इज़ अंडर पीपल्स कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में होती है। देयरफॉर इट्स कंटेंट इज़ ऑफन मोर क्लोजली रिलेटेड टू इमीडिएट इवेंट्स इन द एनवायरनमेंट, और इस वजह से इसका ज़्यादातर लिंक जो है एनवायरनमेंट में हमारे जो इवेंट हो रहे होते हैं उससे रिलेटेड होता है, ठीक है? डे ड्रीम्स पर्टेन टू एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, ठीक है? और इसमें पर्सन इंसान के अपने इवेंट्स और लाइफ रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने आपका फेवरेट पर्सन है, ठीक है? अब थोड़ी फॉर्मल सी सिचुएशन चल रही है, तो अब वहाँ पे आप जैसे ही आप उस पर्सन को देखते हैं ना, तो आप फैंटेसी में चले जाओगे कि यार हम लोग अभी बाहर हों, या बाहर का मौसम अच्छा है, हम जाके एंजॉय कर सकते हैं, और इस तरह की थॉट्स आपके माइंड में चलना शुरू हो जाती हैं, तो आप रियलिटी से एकदम से फैंटेसी में चले जाते हो, ठीक है? तो ये डिस्टर्बिंग भी हो सकता है कि जब आप रियलिटी में और फैंटेसी में डिफरेंशिएट ना कर सको, और आप इतनी ज़्यादा फैंटेसी में चले जाओ कि आपको अपने इर्द-गिर्द चीज़ों का होश भी ना रहे, ठीक है? तो वो इस तरह जब हो जाएगा, तो फिर वो और टर्म्स उसके लिए हम यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। डे ड्रीमिंग सीम्स टू बी अ नॉर्मल पार्ट ऑफ वेकिंग कॉन्शियसनेस। फैंटेसी में कंट्रीब्यूट टू साइकोलॉजिकल वेल-बीइंग ऑफ सम पीपल, बट फ्रीक्वेंट डे ड्रीमिंग माइट seem to suggest psychological difficulties in which a daydreamer is unable to distinguish a fantasy from reality, ठीक है? तो ये साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टी या एबनॉर्मल सिचुएशन तब बन जाएगी जब बंदा जो है वो फैंटेसी और रियलिटी में डिफरेंशिएट नहीं कर सकेगा। सेकंड वन इज़ रियलिस्टिक थिंकिंग, इसको रीजनिंग भी कहा जाता है। अनदर नेम ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग इज़ रीजनिंग विच हेल्प अस टू एडजस्ट टू द रियल वर्ल्ड, ठीक है? रीजनिंग भी इसको कहा कहते हैं, और ये हेल्प आउट करती है कि रियल वर्ल्ड में हम किस तरह से एडजस्ट हो सकते हैं। रीजनिंग इज़ ऑफन मोटिवेटेड टू रीच सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स, ठीक है? और रीजनिंग का मतलब क्या है कि हमें मोटिवेट करना कि हम किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच सकें। देयर आर थ्री
processes which may be involved in realistic thinking. First one is deductive, second is inductive, and the third one is evaluative. First one is deductive thinking or reasoning may be matter of putting two and two together, combining bits of knowledge previously obtained on separate occasions from available data. ठीक है, जो एग्जिस्टिंग थेरी होगी या डाटा होगा उसको दोबारा से हम टेस्ट करते हैं फैक्ट्स रूल्स की बेसिस पे, ठीक है, या ये कह लें सिंपल वर्ड्स में कि फैक्ट्स एंड रूल्स की बेसिस पे हम किसी कंक्लूजन तक पहुंचते हैं. दिस इज़ अ प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल थिंकिंग कन्वर्जेस टूवर्ड्स द करेक्ट आंसर दैट इज़ इम्प्लिसिट इन द एविडेंस. कि करेक्ट आंसर की तरफ इंडिविजुअल की थॉट्स जाती हैं और वो इम्प्लिसिट होता है एविडेंस में, हिंटेड होता है, एंटायर होता है, या फिर आप इनडायरेक्ट भी इसको कह सकते हैं. डिडक्टिव थिंकिंग इज़ द काइंड ऑफ रीजनिंग एग्जाम्प्लीफाइड बाय द सेइंग इफ़ ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ ट्रू देन सी फॉलोज नेसेसरली. ठीक है, तो कहने का मकसद क्या हुआ कि जो हमारे पास पहले से फैक्ट्स एंड रूल्स होते हैं उनकी बेस पे हम किसी कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, इसको हम डिडक्टिव थिंकिंग का नाम देंगे. नेक्स्ट इज़ इंडक्टिव थिंकिंग. डिडक्टिव थिंकिंग में ना हम जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, जबकि इंडक्टिव थिंकिंग में ना हम जर्नल डाटा से स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ जाएंगे. Inductive thinking, in several cases, there is not a single right answer, and the requirements of the situation cannot be met simply by putting टुगेदर द अवेलेबल डाटा. कि कोई भी राइट आंसर हमारे पास नहीं होता, और जब सारे डाटा को हम रखते हैं जो हमारे पास अवेलेबल होता है तो भी हम किसी सोल्यूशन पे नहीं पहुंच सकते. ठीक है, इसीलिए इसको क्या करेंगे, जर्नल डाटा से हम स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ जाएंगे. ठीक है, या हम ऑब्जर्वेशन की बेस पे थ्योरी को डेवलप करेंगे. A thinker has to add something new as more than one solution is appropriate. और जो थिंकर होगा उसको एक और सोल्यूशन ऐड करना पड़ेगा जो कि उसके अकॉर्डिंग होगा या करेक्ट आंसर होगा. सच अ सिचुएशन कॉल्स फॉर इंडक्टिव रीजनिंग. हेयर द थिंकर बिल्ड फ्रॉम द नॉन टू द अननोन. ठीक है, जो नॉन डाटा होगा ना उससे इंडिविजुअल अननोन डाटा फाइंड आउट करता है. ही वर्क्स ऑन इंट्यूशन, formulates new hypothesis about future and suggest various lines of exploration. ठीक है, इसमें इंडिविजुअल नया जो हाइपोथेसिस है उसको बनाता है और एक सोल्यूशन की तरफ जाता है या सोल्यूशन फाइंड आउट करता है. दिस इज़ द एसेंस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग वेदर साइंस और आर्ट. ठीक है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को इन्वॉल्व करते हुए राइट आंसर सर्च करता है, जर्नल डाटा से होता हुआ स्पेसिफिक कंक्लूजन फाइंड आउट करता है. अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं इंडक्टिव रीजनिंग. अब इंडक्टिव रीजनिंग में हमने क्या पढ़ा था कि ऑब्जर्वेशन की बेस पे हम थ्योरी को बनाते हैं और जर्नल डाटा को यूज़ करते हुए हम स्पेसिफिक कंक्लूजन पे जाते हैं. तो क्या मतलब हुआ, मोस्ट ऑफ आवर स्नो स्टॉर्म्स कम फ्रॉम द नॉर्थ. कि स्नो स्टॉर्म्स जो है ना वो नॉर्थ से आते हैं. इट्स स्टार्टिंग टू स्नो, अब स्नो स्टार्ट हो चुकी है, दिस स्नो स्टॉर्म मस्ट बी कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ. ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन की बेस पे हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेते हैं कि जितने भी स्टॉर्म्स हैं वो नॉर्थ से आते हैं. स्नो स्टार्ट हो चुकी है तो ये ज़रूरी है कि ये अब जो है वो नॉर्थ से ही आ रही होगी. ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन की बेस पे हमने कंक्लूजन निकाल लिया. और डिडक्टिव रीजनिंग में क्या था कि हम फैक्ट्स एंड रूल्स को यूज़ करते हुए एक कंक्लूजन की तरफ जाते हैं. तो क्या हुआ कि ऑल ऑफ आवर स्नो स्टॉर्म्स कम फ्रॉम द नॉर्थ. ठीक है, फैक्ट्स को रूल्स को यूज़ करते हुए हमने कह दिया कि जितने भी स्टॉर्म्स हैं वो नॉर्थ की तरफ से आते हैं. थर्ड पे हमारे पास एवेल्यूएटिव थिंकिंग है. थर्ड काइंड ऑफ रीजनिंग इज़ एवेल्यूएटिंग, जजिंग द साउंडनेस और अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एन आइडिया और प्रोडक्ट. ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग इसमें इन्वॉल्व होती है और एविडेंस की बेस पे हम लोग जजमेंट बनाते हैं. ठीक है, इट इन्वॉल्व्स जजिंग द सुटेबिलिटी और इफेक्टिवनेस ऑफ एन आइडिया और रिप्रेजेंटेशन एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम ट्राइंग टू क्रिएट और ऐड टू इट. ठीक है, तो किसी भी एविडेंस की बेस पे हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं या जजमेंट बनाते हैं या क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं. हम हर एस्पेक्ट से चीज़ों को देखते हैं. As with deductive thinking, the validity of the result depends not only on the reasoning process but also on the standard use. कह रहा है कि सिर्फ रीजनिंग प्रोसेस पे चीज़ें डिपेंड नहीं करती बल्कि हम जो उनका स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे होते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होता है. इफ़ द स्टैंडर्ड इज़ फॉल्टी, अ सोल्यूशन जज्ड अप्रोप्रिएट में नॉट फिट द रियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोल्यूशन. अगर स्टैंडर्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं वो फॉल्टी है, गलत है, करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है, तो फिर वो बेस्ट
या एप्रोप्रिएट नहीं होगा उस सिचुएशन से, या फिर जो हम सॉल्यूशन निकालेंगे वो भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? जिस तरह डिडक्टिव रीज़निंग में हमने कहा था ना कि हम फैक्ट्स और रूल्स की बेस पे कंक्लूजन निकालते हैं। तो इसी तरह अगर हमारे पास फैक्ट्स हैं या रूल्स हैं, वो अगर गलत होंगे तो फिर हमारी जजमेंट भी गलत बनेगी, क्योंकि हमारा एविडेंस भी वो गलत हो जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स या रूल्स आप यूज़ कर रहे हैं, उनका करेक्ट होना ज़रूरी है। तो जितना स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग हम जजमेंट बना सकेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्रिटिकल थिंकिंग भी कहते हैं या क्रिटिकल एनालिसिस भी कहते हैं, कि जो हम फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट स्टैंडर्ड होना चाहिए, तभी करेक्ट जजमेंट करेंगे, तभी करेक्ट कंक्लूजन पे पहुंच सकेंगे।